हेलो दोस्तों, एमआरके ऑफिस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। ये आज फिर हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की जानकारी को थोड़ी इकट्ठा करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूनानी का भारत पर आक्रमण, यानी सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर यूनानी ही था, इसीलिए यूनानी का भारत पर आक्रमण कह देते हैं। उससे पहले हम लोगों ने ईरानी का भारत पर आक्रमण को पढ़ा था। ईरानी का भारत पर आक्रमण पढ़ने के क्रम में ईरानी के भारत पर आक्रमण करने का जो प्रभाव पड़ा, हमने प्रभाव को भी देखा। उसके बाद हम लोग यूनानी आक्रमण को पढ़ रहे हैं और यूनानी आक्रमण पढ़ने में हम लोगों ने कुछ-कुछ जानकारियाँ ली थी। कल सिकंदर वाली क्लास में कुछ बताएँ, कुछ बाकी है। छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से इसकी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। बड़ी वीडियो बना देंगे तो आप लोगों को देखने में परेशानी होगी, देख नहीं पाएँगे। इसीलिए छोटी वीडियो के माध्यम से छोटी-छोटी जानकारी आपको इकट्ठा करते हैं। कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों को नोट्स बनाते जाते हैं तो एक दिन आपके पास एक अच्छी खासी नोटबुक बन जाएगी। फिर आपको फ़ील होगा कि नहीं, सच में हमने इस चीज़ को पढ़ा है। कल वाली वीडियो पर एक लोग कमेंट किए थे, मैं बीए कर रहा हूँ आर्ट से, मुझे कुछ याद नहीं होता, कोई तरीका बताइए पास होने का। तो उनको पहले एक बात बता दें कि देखिए, पास होने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, कोई मैजिक नहीं होता। इसके लिए आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। स्टडी कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करना पड़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको सफलता मिलेगी। दूसरी समस्या थी आपकी कि याद नहीं होता है। तो मैं बता दूँ, आप बार-बार प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ आपको याद नहीं होती, आप उसको उतना प्रैक्टिस करिए कि आप उस चीज़ को आप दूसरे को समझा पाओ उस चीज़। जब तक वो चीज़ आपको समझ में ना आए, याद ना हो जाए, आप पानी तक नहीं पीजिए। एक प्रतिज्ञा कर लीजिए, इस अकॉर्डिंग पढ़िए, देखिए कैसे याद नहीं होता है। फिर अगर याद नहीं होगा तो हमें बताइएगा। सॉल्यूशन, हर समस्या का सॉल्यूशन है। अच्छी बात तो ये है कि आपने अपनी समस्या को रखा। कुछ लोग तो शर्म से अपनी समस्या तक नहीं रख पाते हैं। अगर आप समस्या रखने की हिम्मत किए हैं तो समझ लीजिए आपकी समस्या की अंत का शुरुआत वही है। निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर होगी। प्रैक्टिस करिए, एक ही चीज़ को बार-बार पढ़िए, अपने आप याद होगा। लिख कर के पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट ही होगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास भी समझ में आएगी। तो आइए आज पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर ने क्या-क्या, उनका कुछ विशेष बातें देखे थे। आज कुछ और देखते हैं कि सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है, तो क्या इसका रीज़न होगा? क्या सिकंदर जन्म होने से तुरंत उसको महान कहा जाने लगा? ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे जो कारण है, आज हम उन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप कंसंट्रेशन बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, वीडियोज़ को देख लीजिए, समझ में आएगी, निश्चित रूप से समझ में आएगी, ये मेरा विश्वास है। पिछली क्लास में हमने देखा था सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो यूनान की मकदूनिया का क्या था? राजा था। यूनान के मकदूनिया का ये राजा था और इनकी पत्नी का नाम था ओलंपिया। पत्नी का क्या नाम था? ओलंपिया। फिलिप द्वितीय और ओलंपिया से जो पुत्र जन्म लेता है, उसी का नाम है सिकंदर। उस समय इसकी नाम था अलेक्जेंडर थर्ड। क्या नाम था इस समय इसका? अलेक्जेंडर थर्ड। अलेक्जेंडर थर्ड नाम था इसका। और जब इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान की अगर बात करें तो यूरोप का एक शहर है मकदूनिया। यूरोप के मकदूनिया में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 356 बीसी में। कब? 356 बीसी में जन्म हुआ था और यूरोप के मकदूनिया शहर में हुआ था। मकदूनिया। 356 बीसी में यूरोप के मकदूनिया शहर में इनका जन्म हुआ था। जस्ट इसके 20 वर्ष बाद, यानी 336 बीसी में यह वहां का राजा बन जाता है। उस समय इसकी आयु 20 वर्ष की थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह दुनिया का राजा बन जाता है 336 बीसी में। उस समय इसकी आयु 20 वर्ष थी। जस्ट इसके 10 वर्ष बाद, यानी 326 बीसी। आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो सुन लीजिए। हम बोल रहे हैं 356 के 20 वर्ष बाद, तो 376 न होना चाहिए, हमने 336 लिखा है। क्या रीजन है इसके पीछे भाई? इसके पीछे रीजन है, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है और यहाँ आपका मिड पॉइंट है, ओ है। इधर माइनस में चलते हैं, इधर माइनस में और इधर प्लस में आते हैं। तो ये जो मिड पॉइंट है,
ये मान लीजिए आपका ईसा मसीह का जन्म यहीं पर हुआ है, और इधर की बात को हम करते हैं एडी में काउंट, और उससे पहले की घटना को हम करते हैं किसमें, बीसी में काउंट करते हैं। तो यहाँ 1 2 3 बीसी, 4 बीसी, 5 बीसी, 6 बीसी, अप टू करते करते 356 बीसी का भी आएगा। तो उधर से हम वापस ना आ रहे हैं, इस वजह से हम उसमें माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद फिर 1 2 3 सीधा लाइन में चलना शुरू हो जाएगा। ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की सारी बातें हैं, इसीलिए इसकी थोड़ा सा उल्टा चला आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो 326 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने के लिए भारत अभियान के बारे में सोचना लगता। भारत का अभियान करता है 326 ईस्वी में, और भारत अभियान करने के क्रम में यह 19 माह तक भारत में रहता है। पीटी के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सिकंदर कितना महीना रहता है, तो ये आपको 19 मंथ भारत में ये अपना बिताता है, और 326 बीसी में भारत पर अभियान करता है। और इसके जस्ट 3 वर्ष बाद यानी 323 में यह वापस जाते समय बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने की वजह इनको बीमारी हो गई थी, बीमारी का नाम था टाइफाइड। क्या नाम था, टाइफाइड। टाइफाइड के कारण सिकंदर की 323 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 356 में जन्म, 323 में मृत्यु। तो ये थी सिकंदर का एक पर्सनल बायोडाटा। और जब सिकंदर, आपको बताए थे पिछले क्लास में जब हम ईरानी का आक्रमण पढ़ रहे थे, और ईरानी के आक्रमण पढ़ने के क्रम में जब सिकंदर का एंट्री हुआ था, जब दारा सेकंड से दारा थर्ड से इनकी लड़ाई हुई थी अरावेला या फिर गोगा मौला के युद्ध में 331-30 के आसपास, तो उसी में जब ये दारा तृतीय को हराया था, दारा तृतीय को परास्त कर ये सिकंदर महान की उपाधि धारण किया था। कब उपाधि महान धारण किया था, दारा तृतीय को पराजित करने के बाद। दारा थर्ड को हराने के बाद यह सिकंदर महान की उपाधि धारण करता है, और उसके बाद यह अपनी कार्य को, अपनी योजना को और तेज करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। अब हम भारत पर इसका जो अभियान हुआ है, हम थोड़ी सी अभियान की चर्चा कर लेते हैं। आखिर इनके अभियान के क्रम में अभियान की जानकारी कहाँ से मिलती है। सिकंदर का भारत पर अभियान की जानकारी, अगर हम इनके अभियान की बात करें तो एक इतिहासकार हैं एरियन। क्या नाम है, एरियन। अभियान, सिकंदर के अभियान की जानकारी एरियन की एक पुस्तक है, उस पुस्तक से मिलती है। एरियन की पुस्तक का नाम है एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। क्या नाम है, एरियन का एक पुस्तक है एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर पुस्तक से, एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर पुस्तक के लेखक कौन है, एरियन। एरियन के इस पुस्तक से सिकंदर की अभियान की जानकारी मिलती है, और सिकंदर की अभियान की जानकारी इस पुस्तक में सिकंदर के राज्यारोहण से लेकर उनकी मृत्यु तक की जानकारी है। यानी कह सकते हैं कि 336 बीसी से लेकर 323 तक की जानकारी इस पुस्तक में है। 336 से 323। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि राज्यारोहण इनका 336 में ही हुआ था। 20 वर्ष की आयु में जब अपने पिता की मृत्यु के बाद यह राजा बनता है। तो यह सारी जानकारी कौन देता है, एरियन देता है। किसमें देता है, 336 और 323 के बीच की सारी जानकारी एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर नामक पुस्तक में मिलता है। भारत पर अभियान करने का क्या कारण था, हर व्यक्ति के कुछ न कुछ कार्य करने के पीछे कारण होता है, जिसको कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। हिस्टोग्राफी की जब क्लास लाएंगे तो उसमें कार्य कारण सिद्धांत को डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं आखिर सिकंदर भारत पर अभियान करना क्यों चाहता था, क्या मकसद था इसका, क्या उद्देश्य था। डेरियस द्वितीय के बारे में जब आपको पढ़ा रहे थे, डेरियस द्वितीय के पूर्वी भाग का जो हिस्सा था, पूर्वी भाग में एक सागर था, उस सागर की समस्या को सॉल्व करना सिकंदर का एक मकसद बन गया था। डेरियस द्वितीय के पूर्वी भाग में सागर की समस्या को दूर करना सिकंदर का मकसद था। पहला पॉइंट, आक्रमण करने का, अभियान करने का रीजन, डेरियस सेकेंड के पूर्वी भाग में
सागर की समस्या को सॉल्व करना। सागर की समस्या बोले तो सागर पर अधिकार को लेकर इनकी समस्या थी और उस समस्या को सॉल्व करने के मकसद से यह भारत की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम जान लें तो अपनी विश्व विजय की सूची में भारत का नाम भी जोड़ना चाहता है, भारत का नाम भी जोड़ना चाहता था, जिस वजह से यह भारत पर आक्रमण करने की योजना तैयार करता है, बनाता है। विश्व विजय की सूची में भारत का नाम जोड़ना, विश्व विजय की सूची में भारत का नाम जोड़ना चाहता था। इन 2-3 मकसद से यह भारत पर अभियान करता है और इसके अभियान की पूरी जानकारी एरियन की एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर नामक पुस्तक से मिलती है, जिसमें 336 से 323 तक की पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिकंदर जब स्वात घाटी से आ रहा था भारत की ओर, तो रास्ते में इनको कई जनजातियों से युद्ध करना पड़ा और कई जनजातियों को मारते हुए यह आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन याद रखिए एक बात, यह सिंधु नदी पार करने से पहले, जब यह सिंधु नदी पार कर जाते हैं तो उसके बाद कोई बात अलग है, लेकिन जो स्वात घाटी होकर के यह आ रहा था, तो स्वात घाटी के पर्वतीय क्षेत्र पर इसका सबसे पहली बार युद्ध होता है। कब होता है? स्वात घाटी के पर्वतीय क्षेत्र पर सिकंदर पहली बार युद्ध लड़ता है। स्वात घाटी के पर्वतीय क्षेत्र पर सिकंदर का पहली बार युद्ध होता है और इस युद्ध में कई लोगों को यह मार दिया था। उसके बाद यह आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एरियन जो इस स्वात घाटी का जो पर्वतीय क्षेत्र था, इस पर्वतीय क्षेत्र को एरियन कुछ नाम देता है, कहता है इस पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग हैं उनको एरियन अलग नाम देता है, कहता है एनाबेसिस, क्या कहता है? आस्पेसियन, गौड़ियन और आस्पेसियन गौड़ियन इस तरह के का नाम देता है। एरियन कहता है स्वात घाटी का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र पर जो लोग हैं उन लोगों को आस्पेसियन की संज्ञा देता है। कौन देता है? एरियन। आस्पेसियन, गैरियन, उसके बाद अस्केनिया, क्या नाम देता है? अस्केनिया, अस्केनिया, इन सभी नाम देता है और ये सभी को जीतते हुए सिकंदर आगे की ओर बढ़ जाता है। इस समय ब्यास नदी को सिकंदर पार नहीं कर पाता है, लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं करने के पीछे रीजन था, जब ब्यास नदी पर आती है तो इनकी सेनाएं पूरी तरीके से थक जाती है, आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं करता है, जिस वजह से सिकंदर ब्यास नदी के तट पर काफी दिनों तक वेट किया था, लगभग महीनों तक ब्यास नदी के तट पर रहा, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। और ब्यास नदी को पार नहीं करने के क्रम में ब्यास नदी के तट पर कुछ वेदशालाएं बनाई थी पूजा करने के लिए, 12 वेदिकाएं कहा जाता है, 12 वेदिकाएं ब्यास नदी के तट पर ये 12 वेदिकाएं बनाते हैं और वहां पर यूनानी देवता की पूजा करते हैं। ब्यास नदी के तट पर यूनानी देवता की पूजा, यूनानी देवता की पूजा करते हैं और 12 वेदशालाएं बनाते हैं, वेदिकाएं बनाते हैं। और इसके जो दुश्मन थे सिकंदर के, एक बात आपको बता दें कि एक तरफ मान लीजिए ये आपका सिंधु नदी है, क्या है ये? सिंधु नदी है। और ये मान लीजिए आपका झेलम नदी है, सिंधु, झेलम, और ये आपका चिनाब नदी है। सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु और झेलम के जो बीच का भाग था वह किसका था? अंभी का था, तक्षशिला का राजा। और इधर झेलम और चिनाब के जो बीच का भाग था यह पोरस का था। आंभी का पोरस से कभी नहीं बनता था, आंभी को पोरस से दुश्मनी थी। जब सिकंदर आता है यहाँ पर आंभी से मिलता है, आंभी खुद सिकंदर क्या, आंभी खुद मिलता है सिकंदर से। और सिकंदर जब आता है तो आंभी सिकंदर के लिए एक दरबार लगाता है और उस दरबार में सिकंदर का स्वागत, इतना भव्य स्वागत करता है, हीरे जवाहरात से सिकंदर का स्वागत करता है, अच्छी अच्छी नृत्यांगना, अच्छी अच्छी महिलाओं को ला करके यहाँ पर सिकंदर के सामने प्रस्तुत करता है, सिकंदर को खुश करने के लिए। और जब ये आंभी सिकंदर से अपनी सेना के साथ मिलता है तो सिकंदर को कहता है कि आप पोरस के विरुद्ध लड़ाई लड़िए, हम आपका साथ देंगे। पोरस अकेले नहीं था, पोरस के साथ साथ और भी था, क्षुद्रक था, मालव था,
पोरस के साथ-साथ और कौन था? क्षुद्रक। इन जिन सब से इनकी दुश्मनी थी। क्षुद्रक था, मालव था, इन सब के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए आम्भी ने सिकंदर का साथ दिया और पोरस से इनकी बाद में लड़ाई होती है। पोरस से जब इनकी लड़ाई होती है, झेलम नदी के तट पे लड़ाई होती है, उसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है और यूनानी भाषा में उसे हाइडेस्पीड कहा जाता है। हाइडेस्पीड का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इन चीज़ों को आपको समझ में आई होगी। यूनानी देवता की वो पूजा करते हैं, व्यास नदी के तट को वो पार नहीं कर पाते हैं, वहीं पर 12 वेधशालाएँ बनाते हैं, वहाँ पर यूनानी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस प्रकार से इन सब चीज़ों उसके बाद बता दें कि यह जो आम्भी था, आम्भी तो सिकंदर को प्रोत्साहित किया ही। आम्भी का प्रिय दोस्त शशिगुप्त, आम्भी का प्रिय दोस्त का क्या नाम था? शशिगुप्त। ये दोनों सिकंदर का साथ देते हैं। पोरस के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए सिकंदर को प्रेरित करता है और सिकंदर तो पहले से इस चीज़ को जान रहा था कि अगर हमें थोड़ा-सा भी सहयोग मिला, दुश्मन के दुश्मन अगर आपसे मिल रहे हैं, तो समझिए ये बहुत बड़ी बात है। आपके दुश्मन के दुश्मन आपसे मिलना आपका दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही बात यहाँ सिकंदर के साथ हो गया। इसका दुश्मन तो ये पोरस था और इसका दुश्मन ये हो गया, तो ये दोनों तो दोस्त हो गया ना। शशिगुप्त और आम्भी दोनों ने सिकंदर का साथ दिया और बाद में आकर के सिंधु नदी को पार कर जाता है और सिंधु नदी पार करने के बाद इनकी पोरस के साथ लड़ाई होती है और अपनी सेना को यह रातों रात नदी में उतार देते हैं युद्ध करने के लिए। पहले तो हो नहीं पाता है, लेकिन बाद में इसकी सेनाएं सिंधु नदी को पार करके वापस पार करने के बाद ये झेलम नदी तट पर पहुंच जाती है और झेलम नदी तट पर इनका युद्ध होता है। उस युद्ध की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी फिर से बताइए, कमेंट कीजिए। समझ आए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद।